So students, we will start with next chapter, that is chapter number 5 of part B, analysis of financial statement book में. Chapter is cash flow statement. Now cash flow statement name से clear हो रहा है, statement showing the flow of cash. पहले इसका मीनिंग आप लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद उस मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं. It is a statement. It is a statement which shows the flow of cash and cash equivalents. It is a statement which shows the flow of cash and cash equivalents during a particular period of time. During a particular period of time from three different business activities, from three different business financial activities, ऐसे कर लेना, from three different business financial activities, namely number 1 operating activity, number 2 investing activities, and number 3 financing activities. I am repeating the meaning and definition. Please इसको मैच कर लें जो आपने लिखा हुआ है. It is a statement which shows the flow of cash and cash equivalent during a particular period of time from three different activities, that is the operating activities, investing activities, and then financing activities. So to explain the meaning of this, first of all, meaning से clear हो रहा है. It is a statement which shows the flow of cash. ठीक, flow of cash. Now it is a statement. First of all, it is just why it is a statement, because it is prepared at the end of an accounting period. Always use the word accounting period, not accounting year. When you use the word accounting period, इसका scope थोड़ा सा बढ़ जाता है, because always the accounting period is not the accounting year. You know, for companies it is mandatory to prepare books of accounts, to complete books of accounts after every quarter. और यहाँ पे हम क्वार्टरली, हम कंपनी की ही बात कर रहे हैं. क्वार्टर के बाद भी, हर 3 महीने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, और हर साल के बाद भी करती है. डाटा उसको कंपेयर करती भी है वो. ठीक है. तो व्हेन यू यूज अकाउंटिंग पीरियड वर्ड, उसमें क्वार्टर भी आ गया, सेमी ईयर भी, हाफ ईयर भी आ गया, और ईयर भी आ गया. डोंट यूज अकाउंटिंग ईयर. फाइन. अकाउंटिंग पीरियड का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड अकाउंटिंग पीरियड. सो इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द फ्लो ऑफ कैश and cash equivalent during a particular period from three different activities. अब अगर हम ये from से पहले ही लिखें, from तक ना लिखें, तो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है ना. अभी तक क्या लिखा है हमने? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द फ्लो ऑफ कैश. नाउ व्हाट इज फ्लो ऑफ कैश? फ्लो मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो ऑफ कैश and outflow of cash. Now inflow word खुद ही जो है वो बता रहा है उसका मीनिंग क्या है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है. इनफ्लो मींस कहाँ से कैश पैसा आया. आउटफ्लो मींस कहाँ पे गया. अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज करें तो इनफ्लो मींस दैट sources of cash. Outflow means applications of cash. सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. सोर्सेज जहां से जो सोर्स हमारा बना, जहां से पैसा आया. सपोज हमने गुड्स सेल करी, वहां से पैसा आया. सपोज उधार पे सामान पहले बेचा था, अब पैसा आ गया, वो पैसा आया, वो भी हमारा सोर्स, वो भी हमारा एक. सपोज हमारे पास कोई पुरानी मशीनरी पड़ी, हमने वो सेल कर दी, वो भी हमारा एक सोर्स है. सपोज हमने शेयर से वो इशू किए, पैसा हमें मिला, लोन लिया किसी से माल, वो भी हमारा एक सोर्स है. कोई बिल्डिंग पड़ी थी, वो रेंट पे दे दी, उसका पैसा आ रहा है, वो भी एक सोर्स है. These are the sources, जहां से पैसा हमारे पास आ रहा है. And second thing, it shows the outflow. Outflow means application of cash and cash equivalent. जहां पे पैसा हमारा गया. आउटफ्लो कहाँ जा सकता है. हमने क्रेडिट पे सामान परचेज किया था, क्रेडिटर से वी हैव पेड टू देम
आउटफ्लो। हमने कैश पे परचेज करी, आउटफ्लो। हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया, आउटफ्लो। हमने लोन लिया हुआ था, लोन की हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, आउटफ्लो। हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया, आउटफ्लो। हमने किसी को कमीशन पे करी, वर्कर्स को सैलरी वेजेस पे किए, आउटफ्लो। जहां जहां कैश जो है हमारा जा रहा है, इनफ्लो मीन्स सोर्सेज, आउटफ्लो मीन्स एप्लीकेशन। जहां से कैश आ रहा है मीन्स प्लस हो रहा है वो हमारा इनफ्लो, जहां पे जा रहा है मीन्स माइनस हो रहा है वो हमारा आउटफ्लो और एप्लीकेशन ऑफ कैश। Done. And when we say cash, it is not only cash, it is cash and cash equivalent. ये हमने टर्म पढ़ी थी, cash and cash equivalents means those assets also which are equal to cash, means very easily those assets can be converted into cash. That is why they are known as cash equivalent, equal to cash, cash and cash. So for example bank balance, बैंक बैलेंस भी तो कैश इक्वल, जब मर्जी बैंक में जाओ पैसे निकाल के ले आओ, नहीं बैंक बैलेंस ना। या हम कह सकते हैं चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, वो भी हमारा जो है वो कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जो हमने शेयर मार्केट में हमने शेयर डिबेंचर्स वगैरह परचेज किए हुए हैं, वो जब मर्जी वो हम शेयर जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, इमीडिएटली हम पैसे रिसीव कर सकते हैं। इस चैप्टर के लिए करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपको याद है बैलेंस शीट में हम करंट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ शो कर रहे थे, याद है किसी को? करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट पार्ट 2 शेड्यूल 3, याद है? मेन हेड सब हेड, नो वन नोस। करंट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ शो कर रहे थे? नो वन इज देयर। इफ नो वन इज देयर दैट इज वेरी बैड। ये आंसर ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई भी हाथ ना खड़ा करता, मैं कम से कम 10-12 हाथ एक्सपेक्ट कर ही रखा। काव्या? सर आई थिंक करंट एसेट्स में। यू आर राइट काव्या, इट इज इन करंट एसेट्स। और सब हेड था इसका करंट इन्वेस्टमेंट, जो मेन सब हेड था, फर्स्ट जो था ऐसे ही था। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो थे आपको याद होगा, वो हम एट द एंड शो कर रहे थे सेम करंट एसेट्स में। इस चैप्टर के लिए जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट रहेंगी। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कहीं। इस चैप्टर के लिए करंट इन्वेस्टमेंट्स जो रहेंगी वो अलग से नहीं शो की जाएंगी, दिस विल बी द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इसको मैं थोड़ा सा वास्ट करूं दैट डेफिनेशन को। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द, क्या लिखा था पहले हमने? फ्लो। नाउ शुड आई एक्सपेंड इट, विच शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस, है ना? ऑफ, क्या लिखा था हमने? कैश। नाउ शुड आई से sources and applications of cash and cash equivalents during a particular period of time or during an accounting period from 3 different, मैं दोबारा मैं from वाले लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तक ही बोल रहा हूँ। इट इज अ स्टेटमेंट which shows the flow of cash during a particular period of time। एक आपको याद होगा हम कैश बुक बना रहे थे 11th में, कैश अकाउंट भी बना रहे थे लेजर में 11th में, है ना? कैश अकाउंट या कैश बुक क्या था? इधर सारी आपको याद होगा रिसिप्ट्स आ रही थी, इधर पेमेंट्स आ रही थी। जहां जहां से पैसा आया हमारे पास वो डेबिट साइड पे आ रहा था, जहां जहां गया है कैश बुक में वो क्रेडिट साइड पे आ रहा था, ऐसे ही हो रहा था। ठीक, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट? इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, दिस कैश अकाउंट तो बनना ही बनना है, पहले बन जाना है और वो साथ साथ में बनता रहना है। The moment the business receives the cash, it enters in the cash book. The moment the businessman pays the cash, he enters in the cash book. वो साथ साथ में चल रही है। When we are preparing cash account or cash book, then why we are preparing cash flow statement? Because अभी तक तो पर्पस दोनों का सेम हो रहा है ना, कैश अकाउंट भी ये बता रहा है पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तक यही बता रही है पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, नहीं? बट द पॉइंट इज, एक तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बता रहा है, जो कैश बुक थी वो सारे कैश इक्विवेलेंट का नहीं बता रही थी, वो सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस का बता रही थी।
एक तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मींस मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, चेक्स इन हैंड हो गए, ड्राफ्ट्स इन हैंड हो गए, ये सारे जो है आपके ये कैश इक्विवेलेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका बता देगी, थोड़ा सा स्कोप इसका वास्ट हो गया। मेन पॉइंट जो है, for which purpose the cash flow statement is prepared, it shows the inflows and outflows of cash and cash equivalent from three different business financial activities। डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मैंने लिखवाया है आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका हम मीटिंग डिस्कस करते हैं अभी। फाइन, इसको हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैश अकाउंट जो था, जो हम 11th में कर रहे थे, या कैश बुक जो हम 11th में कर रहे थे, वो हमें कहीं अलग अलग एक्टिविटीज से नहीं दिखा रहा था इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। वो तो ये बता रहा था कि जी इतना कैश आया, इतना कैश गया। सपोज आपके पास ओपनिंग पड़े थे 100 रुपीज, आपने प्लस प्लस करते करते आपने सपोज 200 और कर लिए, इसमें से आपने सपोज आपने 250 पे कर दिए, 50 का आपका बैलेंस रहेगा, 300 टोटल आ गया। मींस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यू हैड ₹100, gradually you received 200 and paid 250, at the end of the year accounting period you had ₹50 as balance। तो यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा था कहाँ से कितना कितना, किस एक्टिविटी से कितना कैश है, तो ये बता रहा है कि 200 आया और 250 गए। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, बिजनेस कितना बिजनेस ने कैश पे किया है या रिसीव किया, उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसको बाइफरकेट कर देगी 3 पार्ट्स में, और फिर बताएगी इस एक्टिविटी से कितना आया, दूसरी एक्टिविटी से कितना आया और तीसरी से कितना आया। उन एक्टिविटीज का मीनिंग हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग या किसी भी टर्म का मीनिंग जो मैंने यहाँ यूज करी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन वाइवा। जब भी टीचर जो है ना वाइवा में जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है ना, पहला क्वेश्चन ही हो जाता है, just to check whether you know the meaning of cash cash flow statement or not। very commonly it can be asked, है ना। उसके बाद ही टीचर जो है ना अगले क्वेश्चन पे जाएगा। there is no fun of asking the question if you don't know the meaning of cash flow statement, है ना। चैप्टर का मीनिंग ही ना पता हो तो फिर आगे कैसे हो सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन वाइवा, अगर आपको मीनिंग में या किसी भी टर्म जो मैंने यूज की है वहां पे डाउट है तो प्लीज आस्क, और शुड आई प्रोसीड फर्दर। Okay, so we were discussing about the meaning of meaning of cash flow statement, and now we'll discuss about types of activities। कौन सी एक्टिविटी लिखी हुई है हमने, कौन बताएगा मेरे को, एक्टिविटीज कौन सी लिखी हुई हैं? यस जैस्मीन। So operating activities, investing activities and financial activities। बिल्कुल ठीक है बच्चे, these are the operating activities, investing activities and financing activities। जैसे मैंने पहले बताया, बिजनेस की जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, अगेन आई एम सेइंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जहाँ पे कैश इक्विवेलेंट का वो प्लस माइनस हो रहा है, मींस व्हिच कैन बी बाय डिफरेंट टर्म्स। उसको हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। मुस्कान म्यूट योरसेल्फ। उसको हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, ऐसे ही। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखिए, these are the main, these activities are the main revenue producing activities of the business। These are the main revenue producing activities of the business। Now what is this main revenue producing activities? Means those activities जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं, जहां से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एनीवन कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जांपल जो हम पिछले 1.25 साल से ले रहे हैं, स्टेशनरी बिजनेस। मैंने हेल्प कर दी है आपको, इसके बाद मेरे को लगता है कि आंसर ही आ गया, है ना। अगर मैं स्टेशनरी बिजनेस ना बोलता ना तो हो सकता था शायद आंसर ना आता, किसी डाउट होती। ये आंसर ही आ गया है। अनिरुद्ध सर आपका माइक म्यूट है। मेरा म्यूट है? मेरा तो म्यूट नहीं है बेटा, कहीं आपने तो नहीं किया होगा सर बाकियों को आवाज? सर
हाँ जी स्टेशनरी, अगर जो स्टेशनरी जो ओनर है, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो हाँ जी, बोलो। स्टेशनरी का जो ओनर है, अगर वो अपने रेगुलर जैसे पेन कॉपी बेचता है तो उसकी RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका डेली। अगर वही सेम कोई जैसे उसका कोई टेबल है, कोई फर्नीचर है, या किसी के शेयर परचेज करता है तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर इनकम है। अदर इनकम, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हुई? उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई जो उसने पेन, पेंसिल्स, शार्पनर, इरेजर्स, नोटबुक्स, बुक्स, मैगजीन, जर्नल, वो जो बेचे, मेन स्टेशनरी आर्टिकल्स बेचे। उसके लिए मेन है ना, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अगर मैं यही बात करूं, बैंक, बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होगी केतन? Sir, giving loans. गिविंग लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, रिसीव करना, जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसने एफडी की हुई है उसको इंटरेस्ट देना, है ना, किसने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना। ये जो चीजें हैं ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जहां से वो मेनली, अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो जो वो लोन दे के इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट लेना उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है। एक बिजनेसमैन जो है वो डील कर रहा है फर्नीचर आर्टिकल्स में सपोज, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी रहेंगी? फर्नीचर वाले के लिए ऑपरेटिंग कौन सी है मिताली? चेयर, टेबल। फर्नीचर आर्टिकल बेचना है ना, फर्नीचर बेचना, चेयर बेचना, टेबल बेचना, सोफा सेट, बेड, स्टूल, जो जो कुछ भी है उसके पास, उसको जो परचेज सेल कर रहा है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, बिकॉज यही सेम एग्जांपल जो है वो पहले भी चली जा रही है। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो क्लासीफाई जो है वो होती है। और कैन वी से परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इसको हम अगर हम जनरलाइज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ सेइंग दिस थिंग कि स्टेशनरी आर्टिकल्स के लिए स्टेशनरी वाला, और फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर वाला, और रियल एस्टेट कंपनी के लिए लैंड बिल्डिंग वगैरह, अगर हम कहें कि जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने सेल करी है, रेंडर करी है, दो आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं, गुड्स अपने आप उसकी स्टेशनरी के लिए गुड्स क्या है? स्टेशनरी आर्टिकल। फर्नीचर वाले के लिए गुड्स क्या है? सोफा सेट, बेड वगैरह। रियल एस्टेट कंपनी, प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या है? लैंड बिल्डिंग वगैरह। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की बात हो रही है बिकॉज सम बिजनेसेस आर सच जो हमें सर्विसेज देते हैं, गुड्स में सेल करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हमें कुछ चीज थोड़ी सेल कर रहे हैं, हमें सर्विसेज को दे रहे हैं, है ना। तो जो बिजनेस सर्विसेज रेंडर कर रहा है या जो बिजनेस परचेज सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, वो उससे जहां से वो जो एक्टिविटी उससे रिलेटेड है, ऑल दोज एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई थिंक दैट थिंग्स आर क्लियर, है ना। अदरवाइज मीनिंग आपने लिख ही लिया है। दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज और मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फाइन। अब इसकी एग्जांपल्स लिखनी है आपने, और एग्जांपल में आप इसको दो पार्ट्स में कर देना। आप लिखना एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे लिख के इसके दो कॉलम बनाना। एक साइड लिखना इनफ्लोज, एक साइड लिखना आउटफ्लोज, आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। मैं पहले इनफ्लो लिखवाऊंगा। अनिरुद्ध, यू हैव एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ है अनिरुद्ध? पुराने वाला हैंड को नहीं, पुराने वाला थक ना गया हो बेटा अभी तक, इसको नीचे कर लो। देन अब लिखिए इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। मैं पहले इनफ्लो लिखवा रहा हूँ। लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कैश रिसीव करेंगे, पैसा आएगा हमारे पास, इट इज इनफ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेकंड इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। थर्ड इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश, जब व्हेन आई एम सेइंग ना कैश, इट मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद रखना इस बात को, इस चैप्टर में कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। कल को चेक रिसीव करेगी जी, आप बोलो तो वहां था ही नहीं। कैश शेयर मीन चेक्स आल्सो, कैश इक्विवेलेंट्स, ऑल आइटम्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। देन इज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। कैश रिसीव्ड
अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। आउटफ्लो पे आइए, कैश पेड आउटफ्लो, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज कैश पेड फॉर availing services, cash paid for availing services. Third is cash paid to creditors. Then is cash paid against bills payable. और नेता को देखा कि पाकिस्तान ताने बारे जैन ताने बारे महान ताने बारे मीडिया रो चाहिए नेगेटिव न्यूज़ सही होने के Cash paid against bills payable. Done. Then is salaries paid, rent paid, salaries paid, rent paid, commission paid, etc. Means you can say operating expenses paid. Operating expenses paid, you can say. Done. Then coming to the investing activities. Investing activities. लिखिए इसका meaning. These are the activities which are related to purchase and sale of non-current assets and investments. Purchase and sale of non-current assets and investments. Fine. For example, ऐसी बना लीजिए दोबारा examples of investing activities now, inflows and outflows. लिखिए उसको थोड़ा स्पीड से लिखिए. Inflows में sale of asset, fixed assets and investments, sale of non-current assets and investments. पैसा आएगा ना, inflow हो गया. Then लिखिए rent received. Then लिखिए dividend received, interest received. Rent, dividend and interest received. ये आपका inflow में हो गया, inflow वाली साइड. Outflow वाली साइड लिखिए purchase of non-current assets and investments. Purchase of non-current assets and investments. ठीक है. These are the examples of. यहाँ पे हमने नॉन करंट एसेट इकट्ठे ले लिया. परचेज ऑफ मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, सभी इसमें आ जाएगा. आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि हम उसको परचेज कर रहे हैं, हमारा कैश बाहर है. देन कमिंग टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इसका भी मीनिंग लिखिए. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखिए द एक्टिविटीज विच bring change in the capital structure of the business. The activities which bring change in the capital structure of the business. इसका भी इनफ्लो आउटफ्लो बना लीजिए कॉलम ऐसे ही. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? वी कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना. कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा? जब हम लोन लेंगे, जब हम शेयर इशू करेंगे, जब हम लोन वापस कर देंगे, हम डिबेंचर इशू करेंगे. दीज थिंग्स जो है वो रिजल्ट करेंगी इन एक्टिविटीज से कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो में. दीज एक्टिविटीज आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. लिखिए इनफ्लो इसका. फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इकट्ठा ही कर. अदरवाइज ये तीन टर्म्स बन सकती हैं. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे बन सकती है. देन इज नेक्स्ट इज लोन अवेल्ड. लोन अवेल्ड मीन्स लोन टेकन. लोन अवेल्ड, लोन टेकन.
फाइन। नेक्स्ट इज आउटफ्लो पे आ जाओ, या ऐसे एक और लिख लो, इनफ्लो, इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी लिख लो। पब्लिक डिपॉजिट वैसे लोन में ही आ जाएगा, है ना, उसी में ही लिख लो। आउटफ्लो पे आ रहा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, क्या मैं कंप्लीट आंसर बोल रहा हूँ या इनकम्प्लीट? 11th में मैंने लास्ट टाइम वो डिस्कस किया इसको, केतन Sir, incomplete. कंप्लीटेड Sir, preference shares. preference. Redemption of redeemable preference shares. Yes, still it was incomplete. Now it is complete. That redemption of redeemable preference shares. Correct? Then is redemption of debentures. Redemption मतलब वापस करना, पैसे वापस कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है. Redemption of debentures. Then is interest paid, dividend paid. Interest paid, dividend paid. All these are the main examples of all types of activities. मैंने आज आपको उसका मीनिंग बता दिया, एक्टिविटीज का मीनिंग बता दिया, और साथ में इसके इनफ्लोज आउटफ्लोज की एग्जांपल बता दिया. हमारा एक बेस तैयार हो गया जिससे हम आगे की जो है वो टॉपिक्स कर सकते हैं. कल आप इसका मीनिंग दोबारा पढ़ के आओगे, एग्जांपल जो है लिखवाई है आपको वो दोबारा पढ़ के आओगे, तभी हम जो है वो आगे कर पाएंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो दोबारा करवाना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है.